चैप्टर हो गए थे। तो अब जो चैप्टर चलेगा नया वो कौन सा था? पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे। पूरा एक चैप्टर है और आपके सिलेबस में इंडिपेंडेंटली वो दे रखा है ना। ऐसा नहीं है जैसे बहुत सारे चैप्टर तो इनडायरेक्ट वे में दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, लेकिन ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है उसके अंदर कि पंचायती राज व्यवस्था का सारा कुछ पता होना चाहिए। तो इसे हम थोड़ा तरीके से पढ़ेंगे, फिर थोड़ा डीप समझ के चलेंगे, है ना। लिखो तो। पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, देखो पंचायती राज का मतलब क्या होता है बेसिकली। अभी जो हमने शासन की व्यवस्था पढ़ी थी उसमें हमने क्या पढ़ा? संसद पढ़ी, है ना। संसद क्या होता है कि देश में एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो पूरे देश में रूल कर रही है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो राज्य होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में सरकार होती है और वो सारे में रूल करती है। अनुसूची 7 क्या थी जो अनुसूची 7 पढ़ी थी? शक्तियों का विभाजन था ना, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची। इसका मतलब अनुसूची जो 7 थी उसमें हमने कुछ विषय पढ़े। वे मतलब ऐसे टॉपिक जिन पे केंद्र सरकार कानून बना सकती है, वे केंद्र सूची के विषय हो गए। ऐसे विषय जिन पे राज्य सरकार कानून बना सकती है वो राज्य सूची के विषय हो गए। और संवर्ती पे दोनों बना सकते हैं। मतलब अनुसूची 7 कहती है कि देश के अंदर जो कानून बनेगा कुछ केंद्र बनाएंगे कुछ राज्य बनाएंगे, है ना। या इसका मतलब शासन जो होगा पूरे देश का वो कैसे होगा? एक तो सेंटर के लेवल पे एक गवर्नमेंट है वो शासन कर रही है, दूसरा राज्यों के लेवल पे गवर्नमेंट है वो शासन कर रही है। अब एक राज्य के अंदर क्या होता है? एक राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे, है ना। पहले एक चीज समझ लो आप, एक छोटा सा सबसे छोटी इकाई होती है गांव, है ना, शासन की, या ग्राम कहते हैं। बहुत सारे जो गांव होते हैं उनके मिलने से बनता है एक ब्लॉक। क्या बनता है? ब्लॉक बनता है। जब काफी सारे ब्लॉक हो जाएंगे, कई सारे ब्लॉक हो जाएंगे, इन ब्लॉकों के मिलने से क्या बनेगा? जिला, है ना। और जब कई सारे जिले हो जाएंगे, इन जिलों के मिलने से क्या बनेगा? राज्य। और ये जो राज्य हैं, जब काफी सारे राज्य मिल जाएंगे, इनके मिलने से क्या बनेगा? देश बनेगा। इस तरीके की व्यवस्था का डिवाइडेशन है। ये जो ब्लॉक, गांव और की जो व्यवस्था है ये बाद में करी गई। दरअसल शुरू में क्या था कि केंद्र के लेवल पर पूरे देश के लिए एक सरकार होगी जो देश के लिए कानून बनाएगी, दूसरा राज्यों की एक गवर्नमेंट होगी जो राज्य के लिए कानून बनाएगी। अब मुझे ये बताओ कि एक राज्य की जो सरकार होगी वो क्या गांव के लेवल तक एक बढ़िया काम अच्छे से कर लेगी, या हमें ऐसी कुछ व्यवस्था करनी चाहिए कि गांव के लेवल पे भी एक छोटी सी सरकार बना दे जो गांव का प्रशासन देख ले, गांव की व्यवस्था देख ले, तो तब ज्यादा अच्छा प्रशासन होगा। एक कंसेप्ट पढ़ा था, शक्ति का विकेंद्रीकरण पढ़ा था। क्या था? जिसमें कहते हैं कि भारत एक संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था क्या था? संघात्मक वही तो था जहां शक्ति का विभाजन होगा, क्योंकि भारत देश में राज्य की अलग पावर है, केंद्र की अलग पावर है, इसलिए इसको संघ कहा गया। लेकिन इसी को हमने और ज्यादा डिसेंट्रलाइज कर दिया। डिसेंट्रलाइज करने का मतलब है कि थोड़ी सी पावर और उन सरकारों में से निकाल के छोटे छोटे लेवल पे भी सरकार बना दी, प्रशासन बना दिया। समझ रहे हो? तो इस हिसाब से हमने क्या करा, पहले केवल केंद्र के लिए एक गवर्नमेंट थी जो केंद्र का शासन चला रही थी, राज्य के लिए एक सरकार थी जो एक राज्य का पूरा प्रशासन चला रही थी। हमने यहां से कुछ शक्तियां निकाल के इसको और डिसेंट्रलाइज कर दिया। और डिसेंट्रलाइज करने का क्या मतलब हुआ कि जो अब गांव होगा उसके पास अपनी कुछ प्रशासनिक पावर दे दी, ब्लॉक के स्तर पर कुछ प्रशासनिक पावर दे दी, जिले के स्तर पे भी कुछ प्रशासनिक पावर दे दी, और फिर राज्य के स्तर पे भी मिल गई और केंद्र के स्तर पे भी। तो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर का सिद्धांत ज्यादा व्यापक हो गया या संकुचित हो गया? व्यापक हो गया। और लोकतंत्र की एक बड़ी विशेषता ये होती है कि जितने ज्यादा अधिकारों का बंटवारा किया जाएगा वो लोकतंत्र उतना ही ज्यादा अच्छा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो बेसिकली पंचायती राज की अगर हम बात करें तो आप ऐसे समझ लो, भारत के कंटेक्स्ट में इसे देखते हैं तो इसके विचार महात्मा गांधी जी से शुरू होता है। भारत के कंटेक्स्ट में, है ना, महात्मा गांधी जी का एक प्रमुख सिद्धांत था जिसको वो सर्वोदय का सिद्धांत कहते थे। काहे का? सर्वोदय।
सर्वोदय का मतलब होता है सबका उदय, समझ रहे हो? सर्वोदय वही तो हुआ, सबका उदय होना चाहिए। तो गांधी जी का जो सर्वोदय सिद्धांत था उसका ही अगर व्यवहारिक रूप ग्राउंड लेवल पे जो रूप दिखाई दिया वो पंचायती राज व्यवस्था थी। अब इसे ऐसे समझो, एक राज्य है, राज्य अपनी राज्य की जनता का ज्यादा उद्धार कर लेगा, सबके उद्धार पे ज्यादा ध्यान दे लेगा, या अलग अलग छोटे छोटे प्रशासनिक क्षेत्र बना देंगे, जैसे गांव का अलग अलग गांव का प्रशासन हो गया, दूसरे गांव का वहां का प्रशासन अलग हो गया, तीसरे गांव में वहां का प्रशासन अलग हो गया, तो तब ज्यादा लोगों का विकास हो जाएगा, तब ज्यादा होगा। तो गांधी जी का जो सर्वोदय का सिद्धांत था कि शासन में सभी लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, सभी लोगों का उत्थान होना चाहिए, इस व्यवस्था का जो व्यवहारिक रूप नजर आता है वो पंचायती राज व्यवस्था में नजर आता है ना। और इसी से फिर प्रोसेस शुरू होते होते बाद में करीब जाके इससे जो संवैधानिक रूप प्रदान करा वो करा 1992 में जाके। इसके बीच में काफी कुछ हुआ, वो हमें पढ़ना है ना, कैसे कैसे हुआ, कौन अंग्रेज अधिकारी था जिसने शुरू किया हिसाब किताब, है ना, या किसको मतलब ग्राम पंचायत का जनक भी कहा जाता है, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जा रहा है, या कौन कौन सी समिति बनाई गई, कौन सी समिति की रिकमेंडेशन क्या थी, इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं। जैसा आपने एक क्वेश्चन अक्सर देखा होगा कि कौन सी समिति ने सिफारिश करी थी कि 2 स्तरीय पंचायती व्यवस्था होनी चाहिए, है ना, या कौन सी समिति ने सबसे पहले सिफारिश करी थी कि पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर की होनी चाहिए, वो वाली चीजें। ठीक है, तो एक पहले इसकी भूमिका लिख लो, थोड़ी सी 1-2 लाइन लिखो। इसमें लिखो महात्मा गांधी के सर्वोदय की विचारधारा का व्यवहारिक रूप ही भारत में पंचायती राज व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित होता है, पंचायती राज व्यवस्था के रूप में प्रदर्शित होता है। ठीक है, अब एक हेडिंग लिखो, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या थी? देखो, भारत में एक वायसराय हुए, आपको पता है, हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वायसराय का कल्चर चलता था, है ना। वायसराय कौन होते हैं? वही अंग्रेज, मतलब अंग्रेजों का तो प्रतिनिधि होता था, है ना, ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि जो भारत में व्यक्ति करता था उसको वायसराय कहा गया। आधुनिक भारत आप पढ़ोगे तो उससे में आ जाएगा वो, है ना। एक वायसराय हुए हैं, बेसिकली उनका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या था? लॉर्ड मेयो। 1870 के आसपास ये रहे थे, है ना। तो सबसे पहले भारत में कि देखो, अब अंग्रेज अगर भारत में रह रहे हैं तो बेसिकली वे किसी ना किसी तरह से तो प्रशासन कर ही रहे हैं, है ना। जैसे हम पढ़ते हैं कि भारत में 1858 का एक्ट आया, या फिर 1909 का एक्ट आया, 1919 का एक्ट आया, 1935 का एक्ट आया। ये एक्ट वही तो थे कि भारत में प्रशासन कैसे करना है, उसकी रूपरेखा कहां से बन के आ रही है? ब्रिटेन से बन के आ रही है। तो बेसिकली भारत में प्रशासन करने का काम कौन कर रहा था? अंग्रेज कर रहे थे। तो लॉर्ड मेयो पहले ऐसे वायसराय थे जिन्होंने सरकार से यह अनुशंसा करी कि भाई हमें भारत में जो शासन करना चाहिए वो स्थानीय शासन के द्वारा करना चाहिए, कुछ पावर अब स्थानीय क्षेत्रों को भी देनी चाहिए, है ना। तो ये जो अनुशंसा वाला मैटर है, यह सबसे पहले जिस व्यक्ति ने भारत में स्थानीय स्वशासन या स्थानीय शासन की व्यवस्था या अनुशंसा करी थी, वो व्यक्ति कौन था? लॉर्ड मेयो था, है ना। और इसी को फिर आगे बढ़ाते हुए इससे अगला एक वायसराय हुए हैं लॉर्ड रिपन।
इन्होंने बाकायदा एक समिति बना दी, स्थानीय शासन समिति। क्या बनाया? स्थानीय शासन समिति। और ये तय कर दिया कि भाई भारत में जो प्रशासन होगा ना, वो ऐसे ही नहीं करेगा, वो स्थानीय शासन पे भी प्रशासन करेंगे। क्योंकि अगर एक राज्य के अंदर, एक प्रांत के अंदर एक वायसराय है और केवल उसी से सारे में शासन चल रहा है, और केवल किसके द्वारा चल रहा है शासन? ब्यूरोक्रेसी के, नौकरशाही के द्वारा चल रहा है। तो आप हमेशा देखोगे यहाँ ऐसी टेंडेंसी विकसित हो जाती है कि करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ने लगेगा, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक जाने में हालत खराब हो जाएगी। राजीव गांधी जी के एक वाक्य याद है ना आपको? उन्होंने कहा था कि मैं केंद्र से 100 रुपए भेजता हूँ और वो मतलब एक गांव तक, एक आदमी तक पहुंचने में वो 1 रुपया रह जाता है। समझ रहे हो क्यों रह जाता है? क्योंकि बीच में करप्शन इतना है ना। राजीव गांधी जी के समय में औपचारिक रूप से भारत में स्थानीय शासन शुरू नहीं हुआ था। राजीव गांधी 1984-85 में बने प्रधानमंत्री, है ना। और ये उन्होंने कोशिश करी थी बाकायदा, भी वो देखेंगे आगे कैसे करी थी। लेकिन भारत में जो पंचायती व्यवस्था शुरू हुई वो ही 1992 से, तो ये उसके बाद का मैटर है। तो यहाँ पे भी वही व्यवस्था थी। इन्हें लग रहा था कि अगर हम स्थानीय लोगों के लिए कुछ कर रहे हैं, बेसिकली तो कर रहे ही नहीं होते कुछ भी, है ना। तो हंसी होगी यार। स्थानीय, और सुनो, ये जो लॉर्ड रिपन है इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्थानीय शासन का जनक। तो अगर कभी पूछा जाए स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो कौन होंगे? लॉर्ड रिपन। स्थानीय शासन समिति का मतलब एक कमेटी बना दी और उसके बारे में रिकमेंडेशन देने के लिए कि भाई कैसे कैसे स्थानीय शासन चलना चाहिए, कैसे नहीं चलना चाहिए। इन्होंने बाकायदा अनौपचारिक रूप से चीजें शुरू करने की कोशिश करी थी। इसी के, समझ रहे हो ना ये क्या हो रहा है? मतलब लॉर्ड रिपन स्थानीय शासन का जनक। अब देखो ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने बढ़िया काम नहीं करा, बढ़िया काम करा ना, है ना। जैसे, लेकिन ये आधा सच है, ये आधा सच है। हमारी विचारधारा क्या होती है कि हम पूरे डायकोटोमी तरीके से सोचते हैं, मतलब या तो ये या तो ये। अंग्रेज, कुछ लोग अड़ जाएंगे, अंग्रेज तो बहुत सही थे, वे ना होते तो विकास ही ना होता देश का। जितनी ये रेल चलाई है पता किसने चलाई? अंग्रेजों ने चलाई है। ये पुल इतने सारे बना दिए, आज तक टिक रहे हैं अंग्रेजों के पुल, पता है आपको? ये कहाँ से चल रहे हैं? ऐसी विचारधारा मिलेगी। दूसरे लोग हैं, अंग्रेजों ने खा के फेंक दिया देश, ये कर दे वो। देखो दरअसल बात तो यही सही है कि उन्होंने कुछ भी अच्छा करा नहीं है। उन्होंने जो भी थोड़े ठीक काम करे वो केवल इसलिए करे क्योंकि उन्हें अपना प्रशासन चलाना था। जैसे रेलवे के विकास के लिए कहते हैं कि रेलवे का विकास कर दिया डलहौजी ने, ये कर दिया, बढ़िया हो गया, रेल आज तक चल रही है, ठीक बातें चल रही है। लेकिन उन्होंने चलाई क्यों थी? आपकी सवारी के लिए थोड़ी चलाई थी। उन्होंने तो इसलिए चलाई कि उनके माल का जो वितरण है वो हर जगह तक हो सके। पहली चीज अपना व्यापार बढ़ाने के लिए। दूसरा सुरक्षा की दृष्टि से। सुरक्षा कैसे? उनके सैनिक हैं, कहीं दूर दराज में कहीं विद्रोह हो गया तो वहां तक सैनिक को पहुंचाएंगे कैसे? तो रेल की व्यवस्था कर दी, किसके द्वारा चले जाएंगे, इसलिए रेल चली है ना। जैसे लॉर्ड मैकाले के लिए कहते हैं कि क्या था, क्या करा था लॉर्ड मैकाले ने? अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया, है ना। हाँ, अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। बेसिकली उनका तो मत ही ये था कि भाई मुझे भारत के अंदर काली चमड़ी में एक ऐसा वर्ग विकसित कर देना है जो अंदर से अंग्रेज हो। अंग्रेजी शिक्षा लाने का केवल एक मोटिव था, क्यों ना अंग्रेजी मूल्य सिखाएंगे, अंग्रेजी शिक्षा देंगे, अंग्रेजी ज्ञान देंगे, तो उस चमड़ी के अंदर, भारतीयों के अंदर ही हमें अपने कौन मिल जाएंगे? अंग्रेज मिल जाएंगे बेसिकली, जो उनका समर्थन करेंगे। ऐसा हुआ भी, समझ रहे हो। जैसे असहयोग आंदोलन होता है, पढ़ा होगा आपने, या सविनय आंदोलन होता है, इसमें एक बहुत बड़ा वर्ग भागीदार नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? क्योंकि वो अंग्रेजों के समर्थक करने लगे थे। लेकिन वही लॉर्ड मैकाले ने एक इतनी बढ़िया व्यवस्था भी दी थी, भारतीय दंड संहिता जो शुरू करी थी 1960 में। किसने करी थी? लॉर्ड मैकाले ने करी थी। वो आज तक चल रही है। हमारा जो न्यायालय चल रहा है वो आईपीसी की धारा से ही तो चल रहा है। आईपीसी की धारा, इसके तहत ये सजा होगी, आईपीसी की धारा इसमें ये प्रावधान है। इसका जनक कौन था? लॉर्ड मैकाले का। तो कुछ काम ठीक करे हैं, ठीक इसलिए कर दिए क्योंकि उन्हें शासन चलाना था, है ना। अब शासन के लिए जो भी कानून बनाएंगे वो अपने बौद्धिक स्तर से ही बनाएंगे। अब ऐसे भी नहीं कह सकते पूरे निकृष्ट लोग थे, पढ़े लिखे तो थे ही, है ना। आधुनिक भारत में जो आधुनिकता का आया वो भी उधर से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। तो इस तरीके से चीजें चली। ऐसे लॉर्ड रिपन ने स्थानीय शासन तो चलाया,
लेकिन इसलिए चलाया ताकि हमारा प्रशासन बेटर हो सके। समझ रहे हो? ये जो कलेक्टर वाली व्यवस्था है, ये सारी की सारी व्यवस्था है, स्थानीय शासन होना चाहिए, ये इनका केवल इसलिए चलाई गई ताकि ये क्या कर सकते हैं, प्रशासन ठीक से कर सकते हो। समझ गए? तो हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ होता है, कुछ कमी है, कुछ वो है। अब देखो, समझने वाले जो लोग हैं वो तो गांधी जी को भी नहीं छोड़ते, है ना। तो गांधी जी का एक घोर विरोधी पक्ष आपको मिलेगा, है ना, बड़ा समुदाय मिलेगा, लेकिन उनके लॉजिक गलत है। ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि गांधी जी बिल्कुल महान तो थे, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि उनमें कोई भी मतलब छिद्र नहीं था, है ना। वो अपनी आत्मकथा में भी उस चीज का उल्लेख करते हैं कि ऐसे ऐसे गड़बड़ हुई है, पर लेकिन उन मुद्दों पे तो ना करो ना जिन मुद्दों को लेके बनाते हो। मैंने उस दिन भी समझाया था, जैसे भगत सिंह वाले मुद्दे पे घेरते हैं सबसे ज्यादा कि ये कर दिया, चाहते तो ये हो जाते। पढ़ा कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिविटी से बात करेंगे नहीं, सुनी सुनाई राय पे अपने दो चार मत बना लिए, गाड़ लिए और उनको ही फैलाते फिर जाएंगे लोग। तो ये गलत होता है। महात्मा गांधी जी में गड़बड़ थी, जैसे उन्होंने वर्ण व्यवस्था को की घोर समर्थक थे। अंबेडकर जी जो थे और गांधी थे, इन दोनों में जो मतलब विचार का मतभेद था वो किस मुद्दे पे था, वर्ण व्यवस्था। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। वे कहते थे कि जिस तरह से न्यूटन का तीसरा लॉ प्रासंगिक और नैसर्गिक है आज भी, उसी तरह से भारतीय समाज में वर्ण व्यवस्था भी चलनी चाहिए, वो ईश्वर ने बनाई है। समझ रहे हो? तो वो कहते थे, गांधी जी का मत ये था कि वर्ण व्यवस्था चलनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर ये अस्पृश्यता नहीं चलनी चाहिए, अस्पृश्यता खत्म हो जानी चाहिए, या जो भेदभाव हो रहा है ये नहीं होना चाहिए, निकृष्टता का भाव से दूसरों को नहीं देखना चाहिए, है ना। ये व्यवस्था खत्म कर दो, वर्ण व्यवस्था चलने दो। भीमराव अंबेडकर कहते थे कि बिना वर्ण व्यवस्था समाप्त किए आप अगर इस भेदभाव को खत्म कर दो तो ये पॉसिबल होगा नहीं भारतीय सोसाइटी में। यही मतभेद था खैर दोनों में, है ना। बेसिकली मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर किसी की आलोचना करो तो पहले ऑब्जेक्टिविटी तरीके से करा करो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब तथ्यों के साथ बात करो, करो फैक्ट के साथ, कि आपने कहीं पढ़ा है, कोई कोटेशन देखी है, कोई किताब पढ़ी है, उसके बाद फैक्ट बात करो। खामखा किसी के बारे में राय मत बनाओ, है ना। एक शायर ने बड़ा सही लिखा है, जिस इंसान की नहीं जिसकी नजरों में था हर इंसान का चेहरा दागदार, आईने के सामने आकर वो शर्माया बहुत। समझिए? हाँ, बात वही है कि कुछ भी अगर किसी पे देख रहे हो तो पहले अपना पैर उसके जूते में फिक्स करके देख लो कि मैं होता तो कितना वेरिएशन कर देता। नहीं होता चीजें, है ना। तो हर कोई परिस्थिति के अनुसार ठीक ही करता है। जैसे एक हिस्ट्री में एक आदमी बहुत बदनाम है, आपने शायद हिस्ट्री में पढ़ा होगा, जयचंद का नाम सुना है? जयचंद ने ये कर दिया, जयचंद ने देश से गद्दारी कर दी, है ना। बड़े बड़े जो लेखक हैं, मतलब पोएट्री बड़े बड़े तो क्या ही होंगे, जो कुछ आजकल कविता लिखते हैं उसमें भी कह देते हैं जयचंद हो गया ये तो देश के साथ गद्दारी कर दे, जयचंद को देश से जोड़ दिया। अब उस व्यक्ति के बारे में कोई नहीं पढ़ेगा। जिस राष्ट्रवाद की हम आज बात कर रहे हैं उस समय वो राष्ट्रवाद था ही नहीं। समझ रहे हो? मतलब हुआ क्या कि बाहर से एक वो आया, महाराणा प्रताप और जयचंद लगभग एक ही परिवार से बिलोंग कर रहे थे। महाराणा प्रताप ने जयचंद की जो लड़की थी उसे जबरन शादी कर ली, है ना, मतलब उसकी मान्यता के खिलाफ शादी कर ली। तो विद्रोह तो होना था दोनों के बीच में, है ना। तो जब दूसरा लोग बाहर से आए, दूसरा कौन आया था, किससे हुआ था महाराणा प्रताप का युद्ध? बाबर से। बाबर का साथ जयचंद ने दे दिया, ठीक है। लेकिन उस समय पर राष्ट्र का मतलब तो अपना ही राज्य था। अपना राज्य का मतलब महाराणा प्रताप का जितना राज्य है वो महाराणा प्रताप का राष्ट्र हो गया, जयचंद का जितना राज्य है वो जयचंद का। भारत जिस संयुक्तता में आज है वो पहले थोड़ी था। तो राष्ट्रवाद का कंसेप्ट वहां तो था नहीं, और आप तब की परिस्थितियों को आज तोल रहे हो। ये तो वही वाली बात होगी कि आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद आने वाली पीढ़ी हमारे लिए कहेंगे कितने निकृष्ट लोग थे, एनिमलों के साथ कोई एम्पैथी नहीं थी। समझ रहे हो? आज हम क्या करते हैं, कुत्ता दिखा उसे क्या बस ऐसी है, जानवरों के साथ कोई इतना एथिकली ट्रीट थोड़ी करते हैं। लेकिन अगर 20 साल बाद, 100 साल बाद आने वाली पीढ़ी हमारे लिए यही चीज कहेगी कि क्या होना था कि ये मूल्य लोगों में विकसित नहीं था, एनिमल एम्पैथी दिखाई नहीं रहते। तो चीजों को अगर समझना है तो उसकी परिस्थितियों में जाके समझा करो, तब जाके चीजें समझ में आएंगी, है ना। जैसे तुलसीदास थे, तुलसीदास ने की बहुत अच्छा ग्रंथ लिखा रामचरितमानस, लेकिन कुछ पंक्तियां ऐसी लिखी जो महिलाओं के खिलाफ थी, या जो शूद्र थे उस समुदाय के उनके खिलाफ थी। एक पंक्ति शायद आपने पढ़ी होगी, कौन सी थी, कौन सी पंक्ति थी? अरे वही, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी।
ढोल जो होता है, गवार गांव के लोग जो होते हैं, ठीक है, शूद्र व्यक्ति जो होते हैं, और नारी, ये तो ताड़ना के अधिकारी हैं बस। ताड़ना लोग इसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन बेसिकली वही बात थी कि इनकी इतनी वैल्यू है नहीं। कौन कह रहे हैं? रामचरितमानस के लेखक कह रहे हैं, तुलसीदास, जिन्होंने पूरी रामायण लिख दी। लेकिन केवल इतना नहीं है, उन्होंने बहुत अच्छी बात भी करी। अब हम इस चीज पे उनकी घोर आलोचना कर दें कि भाई साहब ये तो ऐसा था, उस समय का समाज भी तो देखो कैसा था। उस तरह के समाज में वो बहुत सारे मूल्यों से बाहर आए। जैसे रामायण में केवटवध था। केवटवध क्या था? केवटवध ये था कि राम ने केवट की हत्या कर दी थी, इसलिए क्योंकि वो शूद्र था और तपस्या कर रहा था, ठीक है। उसको रामायण में से हटा दिया। रामचरितमानस जब लिखा तुलसीदास ने, तो इसका मतलब उन्होंने प्रगतिशील विचारधारा दिखाई। समझ रहे हो? प्रशासन कैसा होना चाहिए, राजा कैसा होना चाहिए, इसकी बहुत अच्छी अच्छी व्याख्या उसने करी। तुलसीदास ने अपने समाज से बाहर की बात करी। लेकिन अगर किसी एक मुद्दे में वो अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो उसकी सोसाइटी को भी तो देखो ना भाई। बहुत सारे मुद्दों में तो आ गया। जैसे तुलसीदास की एक पंक्ति है, मुखिया मुख सो चाहिए खान पान कहू एक, पालई पोसल सकलंग तुलसी सहित विवेक। मतलब यह है कि जो देश का राजा होना चाहिए वो ऐसा होना चाहिए जो हर एक समुदाय को इक्वल नजरिए से देखे। जैसे मुंह है, मुंह में कुछ भी खाओगे, कुछ भी पोषण लगेगा, वो शरीर में इक्वल ही जाता है। ऐसा तो नहीं है किसी एक पार्ट को ज्यादा सहायता कर दी, किसी दूसरे को कम कर दी, ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी प्रगतिशील विचारधारा भी है। समझ रहे हो? तो ये केवल इसकी बात नहीं है, मैं बस जनरल बता रहा था। थोड़ा अलग चले गए हम, हालांकि वो यही था मामला कि थोड़ा देखना चाहिए इस बारे में, है ना। एवी धारणा नहीं बनानी चाहिए। अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसका मोटिव भी तो है कुछ। क्या मोटिव बस इतना ही है कि पढ़ा, रट्टा मार, मतलब याद करा, क्वेश्चन करे और सिलेक्शन ले लिया? या जीवन के लिए भी कुछ चीजें डिसाइड होनी चाहिए, है ना। चलो यहां आ जाओ। लॉर्ड रिपन थे, तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहेंगे? लॉर्ड रिपन को कहेंगे, ठीक है। अब देखो इसी प्रोसेस में आगे जब चीजें चली, तो महात्मा गांधी जी की एंट्री होती है भारतीय इतिहास में, है ना। मतलब महात्मा गांधी जो आए, उन्होंने भी इस चीज को बढ़ चढ़ के प्रचार करा। जैसे नील आंदोलन सुना होगा आपने, है ना, मतलब चंपारण आंदोलन। तो वहां पे वो यही चीज कह रहे थे कि ये तुम जो गांव के लोग हो, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए गांव के लेवल पे, पंचायत बना दो एक, जिनका एक प्रमुख होगा, और फिर वो क्या करेगा, पूरे के पूरे उसको मैनेज करेगा। बताओ। तो उसके बाद महात्मा गांधी जी आए। महात्मा गांधी जी ने पुरजोर समर्थन करा इस चीज का कि स्थानीय शासन चलना चाहिए, पंचायत बनाएंगे, गांव के स्तर से शासन होगा। इस चीज के प्रबल समर्थक थे वे। आपने याद है हमने डीपीएसपी पढ़े थे, डीपीएसपी में आर्टिकल 40 पढ़ा था। तो वो कौन से उद्देश्यों के तहत पढ़ा था? गांधीवादी तत्व के अंदर पढ़ा था। तो इसका मतलब गांधी जी इस चीज के समर्थक थे। क्या होना चाहिए? पंचायती राज व्यवस्था चलनी चाहिए देश के अंदर। फिर उसके बाद फिर जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी, फाइनली गांधी जी ने सब आंदोलनों में इसका प्रचार करा। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में एक गांधीवादी व्यक्ति थे, नारायण अग्रवाल, है ना। तो उन्होंने आर्टिकल 40 ऐड करवाया था फिर भारतीय संविधान में कि ग्राम पंचायतों का गठन की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 40 कहाँ था? डीपीएसपी में था, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो राज्यों पे ये कर्तव्य छोड़ दिया गया था कि राज्य अपने अपने हिसाब से क्या कर लेंगे, ग्राम पंचायतों का गठन कर लेंगे। ये किसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि? लॉर्ड मेयो ने अनुशंसा करी। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने उस पर थोड़ा सा काम करा, एक समिति बनी, राष्ट्रीय स्वशासन समिति। उनको ही क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है स्थानीय स्वशासन का। फिर गांधी जी ने भी इसका पुरजोर समर्थन करा था अपने आंदोलनों में। उसके बाद फिर जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी, तो गांधी जी थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? नहीं थे, है ना, पढ़ा नहीं था हमने। तो उनके विचारधारा से प्रेरित एक व्यक्ति थे, वो कौन थे? नारायण अग्रवाल। और उन्होंने क्या करा था, इसको भारतीय संविधान में ऐड करवा दिया गया था आर्टिकल 40 के तहत। ठीक है, लिखो इसे। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हेडिंग लिखी थी, उसमें लिखना शुरू करो। वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा, वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा 1970 में 1970 में
हाँ सॉरी 1870। 1870 में स्थानीय स्वशासन के लिए अनुशंसा की फिर वायसराय लॉर्ड रिपन द्वारा स्थानीय स्वशासन समिति का गठन किया गया। स्थानीय स्वशासन समिति का गठन किया गया। ब्रैकेट में लिखो, इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्हें ही स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। फुल स्टॉप, मतलब ब्रैकेट बंद करके फुल स्टॉप लगा दो। फिर लिखो, महात्मा गांधी के द्वारा अपने विभिन्न आंदोलनों के तहत भी पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई थी। और संविधान सभा में गांधीवादी का मतलब समझ रहे हो, जो गांधी जी की विचारधारा से प्रेरित है। गांधीवादी व्यक्ति श्रीमन नारायण अग्रवाल ने भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित व्यवस्था कराई। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित व्यवस्था कराई। ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित व्यवस्था कराई। ठीक है। अब एक हेडिंग लिखो, पंचायती व्यवस्था का विकास। पंचायती व्यवस्था का विकास। अब देखो समझो, ये मतलब ऐसे समझो, आर्टिकल 40 हमने ऐड कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन में, जो पंचायतों के गठन से संबंधित बात कर रहा है। लेकिन
ये जो डीपीएसपी होते हैं ये होते किसके लिए हैं? राज्यों के लिए होते हैं। इसका मतलब है क्या ये मैंडेटरी है ग्राम पंचायतों का गठन हो, या ये अपेक्षा की गई है राज्यों से कि वो करेगा? अपेक्षा की गई है ना, कोई न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय तो नहीं है ये वाले उपबंध। तो अब जब विकास की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पंचायती राज व्यवस्थाओं की दिशा में कदम बढ़ाते हुए कार्यक्रम शुरू करा गया, ठीक है। और वो कार्यक्रम क्या था? वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। किसको? नहीं, अब जो करती है ना वो करी 1992 के हिसाब से, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो पंचायती राज व्यवस्था संवैधानिक रूप मिला वो मिला 1992 में, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, है ना। उससे पहले क्या क्या हुआ वो हम देख रहे हैं। विकास है कि वहां तक हम पहुंचे कैसे, समझ गए। आज जो हमारी व्यवस्था चल रही है ये किसी ना किसी प्रोसेस से तो गुजर के आई होगी, या तो संविधान में डायरेक्ट इंक्लूड है, नहीं है अगर 1950 में इंक्लूड नहीं है उस तरह से, तो कब हुई? 1992 में हुई। किस किस प्रोसीजर के तहत हुई? इस प्रोसीजर से हुई। क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं इसलिए हमें विकास पढ़ना पड़ेगा सारा का सारा। तो दरअसल 2 अक्टूबर 1952 सॉरी 2 अक्टूबर 1952 में गवर्नमेंट के द्वारा एक कार्यक्रम शुरू करा गया और वो था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इसके 2 काम थे। 2 काम क्या थे? एक तो ये था कि जो ग्राम है ग्रामीण विकास होना चाहिए, है ना। इस कार्यक्रम के द्वारा ऐसी व्यवस्था करी गई जिसके द्वारा एक तो ग्रामीण विकास हो जावे और दूसरा ग्रामीण का प्रशासन हो जावे। ग्रामीण प्रशासन, प्रशासन का मतलब जो व्यवस्था अभी केवल राज्यों से नीचे स्तर तक जारी थी, अब वो वहां से सीधे ना चल के, नौकरशाही के द्वारा ना चल के, कुछ ग्राम की व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, गांव का प्रशासन कैसा होना चाहिए, वो वाली व्यवस्था। जैसे ऐसे समझो, जब हम ग्रामीण विकास की बात कर रहे हैं तो इसमें क्या करा गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम के द्वारा। अब एक बात बताओ, जब हम आजाद हुए हमारी कृषि की हालत कैसी थी? बहुत ज्यादा उन्नत थी या पिछड़ी हुई थी? पिछड़ी हुई थी। गरीबों की संख्या बहुत ज्यादा थी या कम थी? बहुत ज्यादा थी, है ना। तब तो हालत ज्यादा ही खराब थी, मैंने बताया किस तरह से शोषण हो रहा था। तो इसके तहत क्या करा गया कि कृषि को बढ़ावा देने की कुछ व्यवस्थाएं करी गई। जैसे जो खाद होता था, उर्वरक होते थे, है ना, बीज होते थे, उनको कम दामों पर किसानों को प्रोवाइड करवाना। कौन करवाएगा? गवर्नमेंट करवाएगी। तो इससे क्या होगा? कृषि डेवलप होगा या नहीं होगी? कृषि डेवलप होगी नहीं होगी? होगी। तो ऐसे कुछ काम करेगा इसके द्वारा। पशुपालन को बढ़ाने की व्यवस्था करी गई कि लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा पशु पालें और उससे अपनी क्या करें, ग्रोथ करें, आर्थिक वृद्धि करें। तो धीरे धीरे प्रोसीजर शुरू हो इसके तरफ ग्रामीण विकास का काम करा गया। दूसरा ग्रामीण प्रशासन। प्रशासन ऐसे करा गया इसमें कि जो भी क्षेत्र था उसको कुछ ब्लॉक में बांट दिया। काय में? ब्लॉक। गांव के स्तर से प्रशासन नहीं करा गया। हुआ क्या कि एक काफी बड़े क्षेत्र को जिसमें कई गांव आ रहे हैं उसको कलेक्ट करके एक ब्लॉक बनाया और इस ब्लॉक का पूरा प्रशासन होगा एक व्यक्ति के द्वारा और एक अधिकारी नियुक्त कर दिया जिसको कहते थे बीडीओ। कौन था? बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। समझ रहे हो? तो इसी जो ये कार्यक्रम चला था इसके द्वारा ही क्या करा, अलग अलग ब्लॉक बना दिए गए क्षेत्रों के, है ना। और उसमें एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। कौन अधिकारी होगा? बीडीओ, जो उस पूरे के पूरे ब्लॉक की देखरेख करेगा। और वो जो बीडीओ होगा वो किसके द्वारा, किससे अनुदेशित होगा या किससे निर्देश लेगा? गवर्नमेंट से लेगा। समझ रहे हो? अब राज्य सरकार सीधे ना कॉन्टेक्ट करके किसके द्वारा कॉन्टेक्ट कर रही है जनता से? बीडीओ के द्वारा कर रही है ना। तो ऐसे अलग अलग ब्लॉक बना दिए, लेकिन ये व्यवस्था सफल नहीं हो पाई। सफल नहीं होने का कई सारे कारण है। जैसे पहला तो ये, एक बात बताओ, अगर एक गांव के एक क्षेत्र का प्रशासन करना है ना, तो वे लोग किससे प्रशासन स्वीकार करेंगे? उनके बीच में से ही कोई हो या सरकार किसी को लाके बिठा दे? बीच में से ही कोई हो, है ना। तो बीडीओ किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है? गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त हो रहा है। तो गांव वालों के बीच में और बीडीओ के बीच में हमेशा एक गैप बना रहा जो फुलफिल नहीं हो पाया। बीडीओ क्या है? बीडीओ एक प्रशासनिक अधिकारी है ना। ये अधिकारी किसके द्वारा नियुक्त हो रहा है?
सरकार के द्वारा। और दरअसल मैं बताऊं आपको एक बात, जब हम आजाद हुए ना, तो ये चीज जवाहरलाल नेहरू ने भी कही है मरते टाइम, मतलब जब उनकी मृत्यु हो रही थी उससे पहले, कि मेरी आजाद भारत में सबसे बड़ी असफलता ये रही है कि मैं भारत के नौकरशाही तंत्र को व्यवस्थित नहीं कर पाया, है ना। ऐसे समझो, आजादी से थोड़ा पहले जाओ, आजादी से पहले देश में कौन था? अंग्रेज थे। और अंग्रेजों के समय में जो कलेक्टर नियुक्त हो रहे हैं, जो एसडीएम वगैरह बन रहे हैं, ये अपने आप को सर्वसर्वा समझते थे, है ना। लोगों से इनका डायरेक्ट इंटरेक्शन उतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं था कि भाई अपन मतलब एकदम सद्भावना के साथ, इंटीग्रिटी के साथ, ऑनेस्टी के साथ लोगों के साथ मिले जुले और क्या करें, काम करें, उस स्तर का नहीं बन रहा था। वो तो अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब साख वाले आदमी समझते थे, कलेक्टर है तो भूकाल आदमी चल रहा है। अब आजाद हो गए जब हम, वे जो अधिकारी थे उनको भारतीय सेवा के द्वारा चला दिया, है ना, कि तुम वहां पे भी कलेक्टर थे, अब तुम यहाँ पे संभालो। लेकिन अब रूल किसके अंडर होगा? भारत सरकार के अंतर्गत करोगे काम। अब लेकिन उनकी टेंडेंसी तो वही बनी हुई है ना जो अंग्रेजों के समय से बनी हुई थी। तो वे भारतीय लोगों से बहुत ज्यादा घुलनशील होंगे या नहीं होंगे? नहीं होंगे, है ना। तो ऐसा ही हुआ, जो भी अधिकारी लोग थे उसके बाद जो बीडीओ नियुक्त करा, उसमें भी ये व्यवस्था कर दी कि मतलब जनता से सीधे इतना इंटरेक्ट नहीं कर पाए, हमेशा एक गैप बना रहा। तो लोगों ने इस चीज को नकार दिया कि हमें ऐसा प्रशासन नहीं चाहिए, दिक्कत हो जाएगी। तो ये क्या हुई, ये व्यवस्था बेसिकली पूरी तरह से लगभग फेल हो गई थी कि नहीं भाई, बात नहीं बनी। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया तो था, लेकिन इसका उतना सकारात्मक प्रभाव देश के लिए मिले नहीं, इसलिए बंद करनी पड़ी। ठीक है, अब इसमें आगे होता क्या है कि जैसे अगर हम बात करें कि क्यों कर रहे हैं इस चीज की कोशिश, क्यों ग्राउंड लेवल पे ये चीजें बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम, भाई क्यों गांव में बनाना है? राज्य चला सकता है अपने अधिकारियों के द्वारा। तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे उसमें पहला रीजन तो यही है कि शक्ति विकेंद्रित हो जाएंगी, है ना। जो पावर केवल राज्यों के पास है वो वहां से निकल के कहाँ जाएगी? लोगों के बीच आ जाएगी। लोगों के बीच का मतलब आपस में से, अगर आप में से किसी एक गांव के किसी व्यक्ति को हमने कुछ बना दिया, उनका लीडर बना दिया, तो प्रशासन में मतलब व्यापक भूमिका निभा पाएगा, लोग उसकी बात मानेंगे भी। और जब उनके बीच में से कुछ बना देंगे तो उससे 2-3 काम और भी होंगे। पहली चीज ध्यान रखो, पहले तो शक्ति का विकेंद्रीकरण हो गया। दूसरी चीज पर बात करेंगे तो मितव्ययता बढ़ेगी, खर्चे कम हो जाएंगे, है ना। वही 100 रुपए वाला कंसेप्ट, अब तक क्या था? 100 रुपए ऊपर से दिए अधिकारी, अधिकारी के द्वारा नीचे क्या बचा? 1 रुपए मिल रहा है लोगों को। अब सरकार सीधे पैसा पंचायत के व्यक्ति को दे देगी, है ना, या उस व्यक्ति को दे देगी जो वहां का प्रशासन देख रहा है, तो उसको वो वहां सही से यूटिलाइज कर लेगा। सड़क बनानी हो, गांव का विकास करना हो, इन सब में तो भ्रष्टाचार कम हो जाएगा। तीसरी चीज, बेसिकली जो हमारी राजनीति होती है, समझ रहे हो, पॉलिटिक्स होती है, तो उसमें प्रशिक्षण मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति गांव का प्रधान बना, किसी मान लेते हैं, है ना, तो उसे थोड़ा प्रशिक्षण तो समझ में आ जाएगा। अगली बार वो विधायकी लड़ लेगा तो विधानसभा चला जाएगा, उसके बाद संसद चला जाएगा, तो एक अनुभव मिलेगा। किस चीज का? देश के प्रशासन में, राजनीति में भाग लेने का एक अनुभव प्राप्त हो जाएगा। एक प्रसिद्ध राजनीतिक वैज्ञानिक है, राजनीतिक विज्ञानी प्रोफेसर लास्की, शायद आपने नाम सुना हो। उनकी एक किताब है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से लिखा था कि दरअसल देश की राजनीति में उन व्यक्तियों को जाना चाहिए जो कम से कम 3 साल तक स्थानीय स्वशासन के सदस्य रहे हो, या उसमें उसे कंडक्ट करे हो, या उन्होंने वहां के मतलब प्रशासन करा हो या वहां चलाया हो। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि प्रशिक्षण मिल जाएगा। अगर हम स्कूल कॉलेज की पॉलिटिक्स देखते हैं कि कॉलेज में क्या हो रहा है, चुनाव होते हैं, छात्र नेता चुना जा रहा है, उसे फिर दायित्व देते हैं कि पूरे कॉलेज को मेंटेन करो, लोगों की शिकायत सुनो। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि वो एक प्रशिक्षण होता है आगे देश के लेवल पे जाने तक के लिए। तो ये प्रशिक्षण वाली बात हो जाएगी। दूसरी बात, अगर गांव के लोग आपस में अपना प्रशासन खुद कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, राष्ट्र के प्रति वो ज्यादा जागरूक हो जाएंगे या कम हो जाएंगे? ज्यादा। या तो सरकार से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा तो बीच में गैप बनेगा। जब खुद के प्रशासन कर रहे हैं तो देशभक्ति की भावना भी बढ़ेगी, अपनापन लगेगा सब कुछ देश के प्रति, ये वाली चीजें। ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हम पंचायती राज पे इतना जोर दे रहे हैं। समझ रहे हो? ये हो, इसे लिख लो, इसके अंदर कुछ 2-3 पॉइंट लिखो। इसमें लिखो 2 अक्टूबर 1952 को 1952
को प्रधानमंत्री द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। जिसके तहत ग्रामीण विकास ब्रैकेट में लिख लेना कृषि पशुपालन आदि, ताकि आइडिया सा रहे ग्रामीण विकास का मतलब क्या है। और ग्रामीण प्रशासन से संबंधित व्यवस्था की गई। संबंधित व्यवस्था की गई। अगला पॉइंट लिखो। हो गया। इसके तहत क्षेत्र को ब्लॉक में विभाजित किया गया। जिसका प्रशासन बीडीओ के द्वारा होता था। बीडीओ। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के द्वारा होता था। अगला पॉइंट लिखो। यह व्यवस्था उस स्तर तक सफल नहीं हो पाई क्योंकि अधिकारी ब्रैकेट में लिख लेना बीडीओ, अधिकारी और ग्रामीणों के बीच हमेशा ही एक खाई निर्मित रही। हमेशा ही एक खाई समझते हो क्या होता है खाई? हाँ, बीच में वैली। हमेशा ही खाई निर्मित रही। ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये विफल हो गया था कार्यक्रम, तो इसके लिए एक समिति बनाई गई और वो थी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, कि भाई ये व्यवस्था हमारी फेल होगी। सरकार को लगा तो क्यों फेल हुई, क्या इसके उपाय होने चाहिए, किस तरह से हम और व्यवस्था कर सकते हैं। समिति का मतलब समझते हो? एक व्यक्ति होता है और उसमें कुछ विशेषज्ञों का समूह बैठा देते हैं, 5, 6, 7, 8 जितने भी लोग होंगे, और उससे कुछ काम दिया जाता है। बेसिकली उसी पे फोकस्ड होकर वो अपना काम करती है, पूरा का पूरा परफॉर्मा तैयार करेगी और बाकायदा फिर सिफारिश किसी को दे देगी? सरकार को, कि भाई ये तुमने प्रॉब्लम दी थी, इसका लगभग ऐसे ऐसे सोल्यूशन निकल सकता है। तो अगला पॉइंट लिख लो इसमें। इसी को मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को ही या सामुदायिक विकास कार्यक्रम को ही
इसी को या इसी की लिखो, इसी की देखरेख से संबंधित, इसी की देखरेख से संबंधित एक समिति निर्मित की गई, एक समिति निर्मित की गई जिसका काम, एक समिति निर्मित की गई, रुको, एक समिति निर्मित की गई जो कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में विकसित हुई, जो कि बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में विकसित हुई। ये बेसिकली गुजरात के एक सीएम थे, दूसरे नंबर के जो सीएम थे उनकी अध्यक्षता में की गई थी, जो कि क्या लिखा है, जो, हाँ, बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में विकसित की, और जिसका प्रमुख कार्य सामुदायिक विकास कार्यक्रम की विफलताओं को देखते हुए उपयुक्त सुझाव हेतु बनाई गई थी, उपयुक्त सुझाव हेतु बनाई गई थी। ठीक है, ये हो गया। अब एक हेडिंग लिखो, बलवंत राय मेहता समिति। हेडिंग लिख के छोड़ दो, कल करेंगे इसे फिर। अब यहां से कुछ समितियां पढ़नी है ना। इससे आगे का कल पढ़ेंगे, जो भी कुछ हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो कर दो बंद यार।